Hello guys, welcome back to the second part of the RTP, January 25. So let's start. The fifth question is, Paridhi, a minor, falsely represent her age and entered into agreement with the authorized laptop dealer with Mr. Mittal, owner of the MP laptops, for the purchase of laptop on the credit amount is 60,000. मतलब जो परिधि थी वो माइनर थी, उसने फॉल्स रिप्रेजेंट किया कि मैं माइनर मेजर हूँ, एंड उसने 60,000 का लैपटॉप क्रेडिट पे ले लिया उनसे 1 अगस्त 2022, एंड प्रॉमिस किया पे करने के लिए कि वो 16% इंटरेस्ट पे बाय 31 जुलाई तक नेक्स्ट ईयर पे कर देगी, बट वॉन्ट बी एबल टू पे आउटस्टैंडिंग अमाउंट। उसके जो फादर हैं वो पे कर देंगे, वही लिखा है, ठीक है। आफ्टर 1 ईयर परिधि, आफ्टर 1 ईयर व्हेन द परिधि आस्क टू, परिधि को पे करने के लिए कहा गया, आस्क टू पे आउटस्टैंडिंग अमाउंट इंटरेस्ट, वी शी रिफ्यूज टू पे and the amount and told the owner that she is minor and now he can't recover single penny of money। हाँ ठीक है, माइनर का तो हमें पता है ना, माइनर किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के लिए, किसी भी अमाउंट के लिए, किसी चीज़ के लिए लाइबल नहीं होता है। ये तो हमने बेसिक में ही पढ़ा हुआ है कि माइनर किसी भी चीज़ के लिए लाइबल नहीं होता, ना उसके पेरेंट्स होते हैं, पेरेंट्स भी नहीं होंगे। तो फिर इसमें आप हमसे क्या पूछा है, हमें क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को सबसे ध्यान से पढ़ना होगा। वो आई थिंक नीचे है, ये अच्छा 3 पार्ट्स हैं इसके, वी हैव टू डू दिस, ठीक है। शी विल बी मेजर ऑन 1 जनवरी 25, ओनली आफ्टर दैट एग्रीमेंट कैन बी रेटिफाई। तो ऐसा कुछ नहीं है कि माइनर अगर मेजर होता है तब जाके वो कॉन्ट्रैक्ट रेटिफाई हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। माइनर ने अगर कुछ माइनॉरिटी में कोई कॉन्ट्रैक्ट कुछ करा है तो उसके लिए वो मेजर होने के बाद, मोस्टली केसेस में एक्सेप्शंस हैं, बट मोस्टली केसेस में ही इज नॉट लाइबल। The way Mr. Mittal will succeed to recover the outstanding amount with the reference to Indian Contract Act 1872, लिखा है, by filing the case against the Paridhi, minor can recover the outstanding amount of with the interest। आई डोंट, नहीं ले सकता। एंड सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइलिंग मतलब कि फर्स्ट में बोल रहा है कि माइनर से जो मिस्टर मित्तल है वो अमाउंट रिकवर कर सकते हैं इंटरेस्ट के साथ, तो नहीं कर सकते। अभी हम देखेंगे आंसर भी, बस अभी पढ़ रहा है। फाइलिंग ऑफ अ केस अगेंस्ट द मिस्टर राम, फादर ऑफ नेम, उसके पेरेंट्स से भी नहीं रिकवर कर सकते ना, ऐसा कुछ पेरेंट्स के साथ थोड़ी ना वो हुआ हुआ है कि अगर ये नहीं पे करेगी तो हम पे करेंगे, तो नहीं हो सकता। Filing a case against the Paridhi, a minor is can recover the outstanding amount after she attain the majority। No। तो आपको सबसे पहले इस क्वेश्चन में देखो क्या करना होगा, आपको सबसे पहले प्रोविजन लिखना होगा, जो भी प्रोविजन, जैसे हमें 3 केसेस मिले कि बताया था कि 60,000 का लैपटॉप था, फिर उसने बोला कि अगले साल पे करेगी, फिर उसने मना कर दिया, फिर उसमें लिखा है कि उसके फादर, उसने कहा कि मैं नहीं पे करूंगी तो पापा पे कर देंगे, उसके फादर। तो ये भी नहीं हो सकता, वो सारे लॉ आपको एक्सप्लेन करने पड़ेंगे। फिर इन 3 क्वेश्चंस के आंसर, देन कंक्लूजन, मतलब वही कंक्लूजन हो जाएगा केस। तो इसमें आई थिंक फैक्ट, जो जो फैक्ट लिखोगे ना वो आप 2-3 लाइन में अपने बेसिस पे लिख सकते हो, एंड देन कंक्लूजन, ये 3 पार्ट्स के आपको देने पड़ेंगे, मतलब तीनों का अलग-अलग कंक्लूजन देना पड़ेगा आपको। फैक्ट और केस प्रोविजन एक साथ लिख देना। नेक्स्ट चलो एक बार देख लेते हैं इसका आंसर भी। आंसर आंसर देखो क्या है, अ कॉन्ट्रैक्ट मेड विद और बाय द माइनर इज वॉइड अब इनिशियो। ये तो पता ही है कि माइनर के साथ अगर भी कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करते हो आप, तो वॉइड अब इनिशियो होता है, क्योंकि माइनर कभी भी किसी भी चीज़ की लाइबिलिटी के लिए लाइबल नहीं होता है। तो परसुएंट टू सेक्शन 11 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, माइनर इज नॉट कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट एंड द। तो आपके आंसर्स में ये वर्ड्स आने चाहिए, जब भी आप प्रोविजन की लाइन लिखोगे तो ये आने चाहिए कि वॉइड अब इनिशियो, माइनर इज नॉट कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, एग्रीमेंट बाय द माइनर इज void from the very beginning, from the following provision of the Mr. Mittal will not succeed in the recovering of outstanding amount by filing the case against the। फर्स्ट का देखो क्या बोल रहा है, फॉलोइंग अदर अबव प्रोविजन ऑफ मिस्टर मित्तल विल नॉट सक्सीड टू रिकवरिंग द आउटस्टैंडिंग अमाउंट बाय फाइलिंग द केस अगेंस्ट द परिधि। मतलब पहले में वही बोल रहा है कि नहीं कर सकता केस, सेकंड में बोल रहा है वो उसके फादर के लिए कि उसके जो गार्जियन है वो लाइबल होंगे इन अब्सेंस ऑफ अथॉरिटी टू एक्सप्रेस और इम्प्लाइड, माइनर इज नॉट केपेबल टू बाइंडिंग हिज पेरेंट। मतलब कि कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ ना, एक्सप्रेस ना इम्प्लाइड, तो उसके पेरेंट्स भी लाइबल नहीं होंगे। अगर मतलब एक्सेप्शन हमने पढ़ा था ना कि नेसेसरीज हैं कुछ, तो उसके लिए लाइबल हो सकते हैं, इवन उसके बाद कोई किसी भी चीज़ के लिए लाइबल नहीं हो सकते। पेरेंट विल बी हेल्ड लाइबल ओनली इन द केस ओनली व्हेन चाइल्ड इज एक्टिंग एज अ एजेंट फॉर पेरेंट्स, ठीक है।
in instant Mithal will not succeed to recover the outstanding amount by filing the case against the Mr. Ram, father of Paridhi. नहीं कर सकता ना, ठीक है। थर्ड बोल रहा है कि रेक्टिफाई कर सकता है जब वो मेजोरिटी अटेन कर लेगा, वो भी नहीं कर सकता क्योंकि एग्रीमेंट टू अटेन द मेजोरिटी ओरिजिनल एग्रीमेंट इज वॉइड अब इनिशियो, क्योंकि वो जो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट था वही वॉइड अब इनिशियो था, तो वॉइड एग्रीमेंट का कभी रेक्टिफिकेशन हो ही नहीं सकता है। तो वही लिखा है कि मिस्टर मित्तल विल नॉट सक्सीड टू रिकवरिंग द आउटस्टैंडिंग अमाउंट बाय फाइलिंग द केस अगेंस्ट द परिधि आफ्टर द अटेन मेजोरिटी, ठीक है। ये हो गया आंसर। ऐसे आपको कंक्लूजन, जैसे 3 कंक्लूजन है ना वैसे देने होंगे और ऊपर वो केस लिखना होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, देखो स्टेट द रीजन। ये तो नॉर्मल वो है कि आपको बताना है कि ये जो स्टेटमेंट दिए हुआ वैलिड है या वॉइड है। तो टू कोर्ट आर jurisdiction टू ट्राई टू suit and the agreement between the party to suit should be filed in one of those court alone नॉट इन द अदर। मतलब ये बोल रहे हैं कि एक कोर्ट में आप वो केस कर सकते हो बट दूसरे वाले में नहीं, ठीक है। अगर वो बिल्कुल ही मना कर देता तो वो वॉइड होता ना, कि बिल्कुल कहीं भी केस नहीं करना है, तो वॉइड एग्रीमेंट वो हो जाता। लेकिन उसने बोला है कि एक में कर सकते हो, उस दूसरे कोर्ट में नहीं जा सकते हो आप, तो ठीक है, ये तो वैलिड होगा आई थिंक, ठीक है। फिर बोल रहा है मिस्टर एक्स था, सॉरी एक्स है, उसने ऑफर किया सेल करने के लिए अपनी मारुति कार वाई को, बट वाई बिलीव दैट द वाई एक्स इज ओनली वैगनार ओके कार बट एग्री टू बाय। अच्छा, इनको मिस वो हो गया, जैसे कम्युनिकेशन गैप हुआ होगा, तो उसने सोचा कि उसने, उसके पास तो मारुति कार थी, उसने कहा कि भाई मैं तेरे को मारुति बेचूंगा, लेकिन उसने क्या वो कर लिया कि वैगनार है, तो मिस वही हो गया ना, कम्युनिकेशन गैप हो गया, तो आई थिंक ये तो वॉइड होगा। तो अभी हम लॉ की लैंग्वेज में देख लेंगे, ऐसा कुछ नहीं लिख सकते हम कि कम्युनिकेशन गैप हो गया, एक नंबर भी नहीं मिलेगा हमें। तो हमें सबसे पहले, जब इसमें इसमें इन इन केसेस में क्या होता है ना, इजी होता है कि आपको कोई ऐसे प्रोविजन नहीं लिखना, आपको डायरेक्टली वॉइड या वैलिड लिख के फिर अपने जस्टिफिकेशन देना है कि हाँ ये इसकी वजह से वॉइड है या इसकी वजह से ये वैलिड है। मिस्टर एक्स फिजिशियन एंड सर्जन एम्प्लॉय of Y as the assistant on the salary of 75,000 per month for the terms of 2 years, and the agree वाई ने एग्री कर दिया नॉट टू प्रैक्टिस एज अ सर्जन एंड फिजिशियन ड्यूरिंग द 2 ईयर। द रिस्ट्रेन फ्रॉम द एक्ट है, तो रिस्ट्रेन हम किसी प्रोफेशनल को नहीं कर सकते, लेकिन उसमें हमने आई थिंक हमने एक्सेप्शन में पढ़ा था कि एम्प्लॉयज़ को रिस्ट्रेन कर सकते हैं कि भाई अब तुम लोग ये काम नहीं करोगे या ये काम करोगे, तो वो होता है ना। तो आई थिंक इसका होगा, लेट्स सी द सिक्स्थ का आंसर। देखो सिक्स का आंसर क्या बोल रहा है, द फर्स्ट वाले का बोल रहा है द गिवन एग्रीमेंट इज वैलिड, मतलब वही जो एक कोर्ट में कर रहा है तो सेकंड में नहीं कर सकता। तो जल्दी से पढ़ लेते हैं हम एक बारी क्या लिखा है। द एग्रीमेंट इज रिस्ट्रेन फ्रॉम द लीगल प्रोसीडिंग वन बाय विच वन पार्टी एनी पार्टी देयर टू restricted absolutely from enforcing his right under the contract through a court. Section 28 of the Indian Contract Act, the contract is नेचर इज वॉइड। अगर वो वही पहले बता रहा है कि अगर तुमने बिल्कुल ही रिस्ट्रेन उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि कहीं केस नहीं कर सकते, तो वो वॉइड हो जाएगा। हाउ एवर इन द गिवन स्टेटमेंट नो एब्सोल्यूट रिस्ट्रिक्शन ऑन द मार्क ऑन द पार्टी ऑन फाइलिंग ऑफ सूट एज पर द एग्रीमेंट सूट मे बी फाइल्ड इन वन ऑफ द कोर्ट हैविंग जुरिस्डिक्शन, ठीक है। तो वो बोल रहा है कि एक में कर सकते हो तो वो वैलिड होगा, ठीक है। देखो हमने वैलिड ही पढ़ा था, ठीक है। नेक्स्ट है वॉइड। वॉइड किसके लिए, जो दो पार्टीज हैं, डिफरेंस मतलब वो कार वाला था कि उसने मारुति बेची बट वो उसने वैगनार समझ लिया, तो वॉइड द एग्रीमेंट इज वॉइड एज अ टू पार्टीज थिंकिंग अबाउट द डिफरेंट सब्जेक्ट मैटर सो दैट देयर इज नो रियल कंसेंट। मतलब कि अब ये समझा ही नहीं जाएगा कि उसको कंसेंट मिली, क्योंकि वो तो मारुति के लिए कंसेंट लेना चाह रहा था और वो वैगनार के लिए कंसेंट दे रहा था, तो यहाँ तो मिसमैच हो गया ना, कंसेंट ही नहीं मिला, रियल कंसेंट ही नहीं था। The agreement may be treated as void because the mistake of fact as well in as absence of consonants, ठीक है। आप लोग ठीक है, नेक्स्ट पढ़ लेते हैं। अब कॉन्सोनेंट्स का आपको देखना हो तो देख सकते हो आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट है सेड एग्रीमेंट इज वैलिड। अब एग्रीमेंट वो वाला है कि एग्रीमेंट ऑफ द पर्सन रिस्ट्रेन फ्रॉम द एक्सरसाइजिंग लॉफुल पोसेशन, मतलब कि हम नहीं कर सकते, आपको पता होगा ट्रेड एंड बिजनेस प्रोफेशन में नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप एम्प्लॉयमेंट में हो तो कर सकते हो आप। देखो वही लिखा होगा इसमें कि एग्रीमेंट इन विच एनी पर्सन रिस्ट्रेन फ्रॉम द एक्सरसाइजिंग lawful profession, trade or business or any kind is that extent void, but as an exception agreement of service by which employee
bind himself during the term of his agreement not to compete with his employer is not restraint of trade. ये restraint of trade नहीं है, ठीक है। तो वो तो एम्प्लॉई था ना उसका, तो वो तो कर सकता है, तो ये स्टेटमेंट वैलिड हो गया। आपको ऐसे ही आंसर्स करने हैं अगर ऐसा कुछ आता है वैलिड और वॉइड का, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 7। देखो 7 में क्या बोल रहा है कि आर ओन करता है इलेक्ट्रॉनिक स्टोर पे, पी विजिट करता है स्टोर पे बाय करने के लिए वाटर प्योरीफायर, उसका 54,000 का प्राइस है। और जो आर है वो स्पेशली रिक्वेस्टेड, आर जो पी है वो रिक्वेस्ट करता है कि उसको कॉपर फिल्टर चाहिए, ठीक है। तो पी वांट टू बाय द प्योरीफायर ऑन क्रेडिट पे परचेज करना चाहता है एंड विद द इंटेंशन टू पे 9 इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट, ठीक है। एंड द आर डिमांड गारंटर फॉर द ट्रांजेक्शन एस। अच्छा, मतलब उसका गारंटर कौन बनता है? एस बनता है। तो ये आपको याद होना चाहिए कि गारंटी वाला वो लगेंगे, प्रोविजन लगेंगे अगर आपको ऐसा कुछ दिखता है तो, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, बताओ तो कहानी बना रहे हो कम फॉरवर्ड, ठीक है। एस उसका गारंटर बन गया। गिव द गारंटी ऑन द पेमेंट ऑफ प्योरीफायर आर सोल्ड पी वाटर प्योरीफायर स्पेसिफाइड स्पेसिफिक ब्रांड का दे दिया उसने, बट पी मेड द पेमेंट फॉर इक्वल इंस्टॉलमेंट आफ्टर दैट बिकम इंस्टॉल, मतलब उसने 9 उसको इंस्टॉलमेंट देने थे जिसमें से 4 का उसने वो दे दिया, इंस्टॉलमेंट पे कर दिया, बट उसके बाद वो 4 इंस्टॉलमेंट दे दिया, उसके बाद इंस्टॉलमेंट हो गया। तो अब बताना है कि क्या लाइबिलिटी होगी एस की, और बैलेंस प्राइस जो है जो आर को पे करना है उसके लिए बताना है हमें। सबसे पहले किसका बताना है कि एस की क्या लाइबिलिटी होगी, ओके। व्हाट अब आई थिंक ये नेक्स्ट पार्ट है। फिर ये मतलब ये पूछ रहा है, पहले तो ये पूछ रहा है कि मान लो वो इंसॉल्वेंट हो गया तो एस की गारंटर की क्या लाइबिलिटी होगी, उसके बाद बोल रहा है व्हाट विल बी योर आंसर इफ आर सोल्ड द वाटर प्योरीफायर मिसरिप्रेजेंटिंग इज हैविंग अ कॉपर फिल्टर। अगर वो मिसरिप्रेजेंट मतलब वो बोल देता कि हाँ हाँ है इसमें कॉपर का फिल्टर, बट एक्चुअली में नहीं होता, वो नॉर्मल फिल्टर होता, तो क्या वो लाइबल होता पे करने के लिए? एस और पी अगर लाइबल होता तो वो कॉन्ट्रैक्ट वो पूछ रहा है हमें। कोई आंसर नंबर 7 हम देखते हैं अभी क्या है। 7 में देखो क्या बोल रहा है। इंडियन एज पर द सेक्शन, आपको याद रहे तो वेल एंड गुड, नहीं रहे तो आप लोग एज पर द रेलिवेंट प्रोविजन ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 करके लिख सकते हैं। और इतना एम्फोसाइज नहीं करना है आपको, प्रोविजन पता होने चाहिए, कीवर्ड्स पता होने चाहिए। मैंने एक वीडियो भी डाली है, आप लोग वो देख सकते हैं, मैंने उसमें थोड़ा बताया है। और भी चीज़ें आपको जो भी चाहिए हो ना आप लोग मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में, मैं आप लोगों के लिए करूँगी। हाँ मैंने थोड़ा डिले कर दिया ये, बट कोई नहीं, अब मैं अच्छे से करूँगी। थोड़े रिविजन वीडियोज़ भी आई एम अपलोड कर दूंगी मैं, आप लोग। नेक्स्ट चलो देखते हैं। कॉन्ट्रैक्ट करता है, गारंटी विल डिफाइन द कॉन्ट्रैक्ट टू परफॉर्म प्रॉमिस डिस्चार्ज द लाइबिलिटी फॉर द थर्ड पर्सन इन केस ऑफ डिफॉल्ट। मतलब वही बता रहा है कि गारंटर कौन, गारंटी जो है वो प्रॉमिस करता है कि अगर थर्ड पार्टी ने कोई डिफॉल्ट किया तो आई विल पे, तो वही लिखा है इसमें। एस गिवन द गारंटी टू पी पेमेंट ऑफ ऑब्लिगेशन टू द आर एंड द व्हेन पी डिफॉल्ट आफ्टर मेकिंग द 4 मंथली इंस्टॉलमेंट बिकम, तो वही बोल रहा है कि गारंटी विल एग्जिस्टेंस कम इनटू एग्जिस्टेंस, गारंटी जो है वो एक्सरसाइज हो जाएगी, तो वही लिखा है। लाइबिलिटी ऑफ श्योरिटी ऑफ द को एक्सटेंसिव दैट विल बी प्रिंसिपल डेटर, को एक्सटेंसिव होता है प्रिंसिपल डेटर के साथ साथ, ठीक है, अनलेस द अदरवाइज प्रोवाइडेड बाय द कॉन्ट्रैक्ट। मतलब कि जो जितनी लाइबिलिटी उसकी है ना उतनी लाइबिलिटी होगी उसकी, वही बोल रहा है। अगर पी फेल कर देता है रिमेनिंग इंस्टॉलमेंट में एस को, तो एस अगर वो डिफ़ॉल्ट करता है इंस्टॉलमेंट में, गारंटर हो जाएगा लायबल टू पे बैलेंस अमाउंट के लिए, ठीक है। तो वही बता रहा है कि एस पे करेगा। लेकिन देखो अब सेकंड क्वेश्चन भी था ना, सेकंड सिचुएशन में बोल रहा है कि अगर वो मिसरिप्रेजेंट करता कि कॉपर फिल्टर है बट वो एक्चुअली में नहीं होता तो क्या होता? फिर तो वो तुम्हारा केस ही वो हो गया ना, मतलब क्या बोलते हैं, तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट ही इनवैलिड हो गया, है ना? चलो पढ़ते हैं क्या बोल रहा है। आर सोल्ड द वाटर प्यूरिफायर misrepresenting it as having a copper filter, while the actually is not normal filter, and change the situation and significance. And the according to section 142 of the act, guarantee which have been obtained by means of misrepresentation made by the creditor or by the knowledge of assent concerning material part of the transaction, मतलब कह रहे हैं वो मटीरियल था और आपने उसी को, उसने बोला था स्पेशली कि कॉपर फिल्टर चाहिए, फिर भी आपने उसको मतलब मिसरिप्रेजेंट किया कि हाँ हाँ है कॉपर फिल्टर, तो वो इनवैलिड हो जाएगा आपका कॉन्ट्रैक्ट। द गारंटी ऑब्टेन बाय मींस ऑफ मिसरिप्रेजेंटेशन मेड बाय द क्रेडिटर, देयरफॉर द गारंटी इज इनवैलिड, गारंटी भी इनवैलिड हो जाएगी। द गारंटी विल बी गारंटी विच आर क्रेडिटर हैज ऑब्टेन बाय मींस ऑफ कीपिंग साइलेंस एज टू मटीरियल सर्कमस्टांसेस इज इनवैलिड। मतलब बोल रहा है कि गारंटी जो भी क्रेडिटर ने ऑब्टेन की है कीपिंग द साइलेंस एज टू मटीरियल सर्कमस्टांसेस इज इनवैलिड, ठीक है।
फिर क्या बोल रहा है, हेयर आर मिसरिप्रेजेंटिंग द फिल्टर टाइप बोथ पी एंड एस आर अनअवेयर। पी और एस को नहीं पता था फैक्ट, तो क्रेडिटर जो है ऑप्टेन गारंटी बाय रिमेनिंग साइलेंट सो मटेरियल एज अ मटेरियल सर्कमस्टेंस, देयरफॉर द गारंटी ऑप्टेन बाय एस इज इनवैलिड। तो आर जो है वो लाइबल नहीं होगा। वही वही लिखा है कि अगर मिसरिप्रेजेंट किया तो कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड हो गया, कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड हो गया तो भाई किस बात की गारंटी, गारंटी कॉन्ट्रैक्ट भी इनवैलिड हो गया, तो वही बोल रहा है कि फिर एस लाइबल नहीं होगा। मैं आप लोगों को एक एक लाइन इसलिए पढ़ के बता रही हूँ कि कुछ ऐसा रहना जाए आप लोगों को ये ना हो कि दोबारा खुद से एक एक लाइन पढ़नी पड़े, इसलिए मैं रीड आउट कर रही हूँ कि एटलीस्ट हाँ, जल एक आपका एक बारी में ये पूरा हो जाए। ऐसा नहीं है कि क्या बोरिंग, मतलब आप लोगों को पढ़ना ही पड़ेगा तो मेरे साथ पढ़ लीजिए, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, एनीथिंग चेंज यू वांट इन दिस आरटीपी सेशन, बता सकते हो आप लोग मुझे। नेक्स्ट वी हैव, अब ये तो नॉर्मल थ्योरेटिकल क्वेश्चन है कि इन द कंडीशन, व्हाट आर द कंडीशन नीड टू बी फुलफिल्ड मेक द फॉलोइंग एग्रीमेंट वैलिड विदाउट कंसिडरेशन एज पर द प्रोविजन ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ठीक है? एग्रीमेंट मेड बेस्ड ऑन द नेचुरल लव एंड अफेक्शन, मतलब की बोल रहा है कि जो विदाउट कंसिडरेशन होता है वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होंगे, वॉइड होंगे, क्या होंगे? एग्रीमेंट मेड बेस्ड ऑन द नेचुरल लव एंड अफेक्शन, उसमें क्या होगा अगर कंसिडरेशन नहीं है और प्रॉमिस टू पे टाइम बाय डेट हो गया तो उसमें क्या होगा? एथ क्वेश्चन, ये रहा, देखो क्या बोल रहा है। एग्रीमेंट मेड बेस्ड ऑन द नेचुरल लव एंड अफेक्शन कंडीशन फुलफिल अंडर सेक्शन 25(1) ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, इट्स मस्ट बी मेड आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन बिटवीन द parties must be stand in near relationship by each other and it must be in writing, मतलब कि नेचुरल लव एंड अफेक्शन होना चाहिए, रिलेशनशिप होना चाहिए और राइटिंग में होना चाहिए, और इट मस्ट ऑल्सो बी रजिस्टर्ड अंडर एनी लॉ। तो ये चारों की चारों कंडीशन फुलफिल होंगी तभी वो विदाउट कंसिडरेशन भी वैलिड होगा, ठीक है? मतलब जितनी भी ये चार कंडीशन, क्या कंडीशन है? नेचुरल लव एंड अफेक्शन होना चाहिए, रिलेशनशिप होना चाहिए, राइटिंग होना चाहिए और लॉ में रजिस्टर्ड होना चाहिए, तभी वो वैलिड होगा विदाउट कंसिडरेशन भी, ठीक है? तो वही बोल रहा है, रिटन एग्रीमेंट, रिटन और रजिस्टर्ड एग्रीमेंट बेस्ड ऑन द नेचुरल लव एंड अफेक्शन बिटवीन द पार्टी स्टैंडिंग इन द नियर रिलेशन, एग्जाम्पल हस्बैंड एंड वाइफ फॉर ईच। देखो हस्बैंड एंड वाइफ में वो ये चारों कंडीशन फुलफिल होती है, राइटिंग में होता है, मतलब मैरिज रजिस्टर्ड होता है उनका राइटिंग में, और रिलेशनशिप होता है और नेचुरल लव एंड अफेक्शन होता है, तो वही बोल रहे हैं कि तब वो कॉन्ट्रैक्ट जो है विदाउट कंसिडरेशन भी वैलिड माना जाएगा, ईच ऑफ द इन्फोर्सिबल इवन विदाउट कंसिडरेशन। नेक्स्ट क्या था कि अगर प्रॉमिस टू पे है और टाइम बाय डेट हो गया तो क्या तब वो विदाउट कंसिडरेशन है तो वैलिड माना जाएगा। तो प्रॉमिस टू इन राइटिंग साइन बाय द पर्सन मेकिंग इट और बाय हिज ऑथराइज एजेंट टू पे डेट बार्ड बाय द लिमिटेशन वैलिड विदाउट कंसिडरेशन, तो वो वैलिड होगा, ठीक है? अगर साइन करा है उन्होंने पहले से ऑथराइज करा है कि हाँ भाई हाँ ये पे करेगा तो वो वैलिड होगा विदाउट कंसिडरेशन भी, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन इज 9th। यहाँ से अब सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट का स्टार्ट हो रहा है, तो अब हम यहाँ से करते हैं। तो इसमें तो नॉर्मल थ्योरेटिकल क्वेश्चन है ये दो, तो पहले हम ये दोनों ही देख लेते हैं कि व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द डिस्ट्रक्शन ऑफ स्पेसिफाइड गुड्स बिफोर मेकिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आफ्टर द एग्रीमेंट टू सेल अंडर द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। मतलब अगर डिस्ट्रॉयड हो गए स्पेसिफिक गुड्स जो है बिफोर मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट एंड आफ्टर द एग्रीमेंट हो गया था बट कॉन्ट्रैक्ट बिफोर कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ था टू सेल अंडर द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, तो क्या होगा? Implied condition in the contract sale by sample under the sales of goods act state the employed warranty operative under the act। employed warranty के बारे में बताना है, सेल बाय सैंपल के बारे में कंडीशन implied conditions बतानी है, तो ये तो थियोरेटिकल क्वेश्चन है जो कंसेप्ट बुक में आपके होंगे। इम्प्लाइड कंडीशन क्या है और सेल बाय सैंपल में, और इम्प्लाइड वारंटी ऑपरेटिव अंडर इम्प्लाइड वारंटी के बारे में बताना है, और ऊपर वाला डिस्ट्रक्शन वाला। हम ये दो क्वेश्चन 9 और 10 एक साथ देख लेते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा आरटीपी, देख लेते हैं जल्दी से। 9 वी हैव 9 ये रहा, देखो गुड्स पेरिशेबल बिफोर मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट, मतलब डिस्ट्रॉयड हो गया, डिस्ट्रक्शन हो गया, तो वही गुड्स पेरिशिंग बिफोर मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट अंडर सेक्शन 7 ऑफ द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 contain that section 7 of the contract to sell specified goods is void।
मतलब वो बोल रहा है कि जो हमारे सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट का सेक्शन 7 है, कॉन्ट्रैक्ट टू सेल ऑफ स्पेसिफिक गुड्स इज वॉइड हो जाता है अगर वो डिस्ट्रॉयड, इफ द टाइम इफ एट द टाइम व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट वाज मेड, जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ था मेड, एंड द गुड्स विदाउट नॉलेज ऑफ सेलर पेरिस्ड और बिफोर बिकम सो damage as no longer to answer their description in the contract, then the contract is void ab initio. डिस्क्रिप्शन नो लॉन्गर आंसर, जो जैसा डिस्क्रिप्शन डिस्क्रिप्शन दिया था वैसा वो बचा ही नहीं, तो वो वैलिड नहीं माना जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है गुड्स गुड्स पैरिशिंग बिफोर सेल बट आफ्टर एग्रीमेंट, एग्रीमेंट हो गया बट सेल नहीं हुआ, एग्रीमेंट टू सेल, तो वो बोल रहा है तब क्या होगा, देयर इज एग्रीमेंट टू सेल स्पेसिफिक गुड्स इफ द सब्सिक्वेंट गुड्स विदाउट एनी फॉल्ट ऑफ द पार्ट ऑफ सेलर और बायर perish or become damaged, so no longer to answer their description to agreement before the risk pass to the buyer and the agreement nearby avoid to become void.